जैसा कि आपको पहले बताया गया है, आज का ये सेशन डेडिकेटेड है आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग एक बड़ा एरिया होता है। यूपीएससी मेंस में आप सभी को पता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, वो बहुविकल्पी प्रकृति के नहीं होते। तो आंसर राइटिंग कैसे करें, उसके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, एक हम ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। फिर आंसर राइटिंग के एक सेक्शन को, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, इस पार्ट को आज हम एड्रेस करेंगे। हमारे पास ये विकल्प था कि हम पूरा उत्तर लेखन एक दिन में बात करते, बट पॉइंट ये है कि वो किसी एक सेक्शन को एड्रेस करता। हमारे पास दूसरा तरीका ये था कि हम किसी एक सेक्शन को न पूरा कवर करते हुए केवल इंट्रोडक्शन एक पार्ट को पूरा करते। ये मैंने आपसे पहले भी बताया था सोशलॉजी की क्लासेस में कि कैसे कि इंट्रोडक्शन भी अलग अलग टॉपिक और अलग अलग प्रकृति के विषय के लिए अलग अलग होता है। तो नॉर्मली 5 से 6 तरह के इंट्रोडक्शन आज डिस्कस किए जाएंगे। ये 5 to 6 इंट्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं, ये आपस में यूज हो सकते हैं अलग अलग जीएस के विषयों में, जैसे कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। तो इन सभी जगहों में ये इंट्रोडक्शन यूज हो सकते हैं। तो आप लोग अपने इंट्रोडक्शन को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस सेशन को ध्यान से देखेंगे। और अगर किसी का कोई पार्ट छूट जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा तो स्पीड में बोलूँगा, अगर कोई पार्ट किसी का छूट जाता है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो हमारा जो डिज़ाइन है ये आज शुरू होगा, इसका केवल एक पार्ट होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मोस्ट लाइकली 10 to 12 डेज के बाद फिर से मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा, तो उसमें आपको इसके नेक्स्ट पार्ट का सेशन भी मिलेगा। इसमें 3 पार्ट होने हैं। आंसर राइटिंग के इस सेशन में 3 पार्ट होने हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखे जाएं। क्यों? बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने नहीं पेश कर पाते। ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब ये बात एब्सोल्यूट में ना जाए तो मोटे तौर पर ठीक है कि जब आप फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आपकी डेप्थ क्या है, वो आपके बारे में परसेप्शन बना सकता है या जो भी होता है। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए। और यूपीएससी के इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्रिएटिव भी होने चाहिए। तो उनको हम कैसे क्रिएटिव बनाएंगे और किस तरह से हम बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बारे में चर्चा करनी है हमें। ठीक है, तो हम इसमें हमारे 3 पार्ट होंगे, मतलब ये कि 3 सेशन आने वाले हैं। तो फर्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन या परिचय। सेकेंड सेशन में हम बात करेंगे अब मुख्य भाग ये आपको 10 से 12 दिन में जो दोबारा सेशन मिलेगा उसमें कवर किया जाएगा। जरूरत पड़े तो हम इसमें 2 सेशन कर लेंगे, अदरवाइज इसी में हो जाएगा। और थर्ड सेशन होगा विश्लेषण का, एनालिसिस का और कंक्लूजन का, यानी कि निष्कर्ष। तो इसमें हम विश्लेषण, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष, और साथ में जो ये निष्कर्ष का पार्ट होता है ये हम करेंगे। ठीक है, देखिए अच्छा कंक्लूजन और अच्छा एनालिसिस किसी भी प्रश्न में आपको 1 नंबर सीधे बढ़ा देगा। उसके लिए आपको अलग से नॉलेज नहीं चाहिए, उसके लिए आपको अलग से नॉलेज नहीं चाहिए। तो ये हम 3 पार्ट में करेंगे। आज हमको जैसे बात करनी है परिचय। ठीक है, परिचय पे आज हम बात करने वाले हैं। तो इस सेशन को आज हम पूरा करेंगे परिचय। चलिए, इंट्रोडक्शन या परिचय कैसे लिखें। इंट्रोडक्शन या परिचय को कैसे लिखें, इसको हमें समझना है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिख लीजिए पहले, फिर हम इसके बारे में, इसके सब टाइप्स और दूसरे प्रकारों के बारे में बात करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। लिखिए, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन प्रभावी होना चाहिए। उत्तर लेखन प्रभावी होना चाहिए। फुल स्टॉप। एक प्रभावी उत्तर लेखन एक प्रभावी उत्तर लेखन एक प्रभावी परिचय से शुरू होता है। एक प्रभावी
परिचय से शुरू होता है। फुल स्टॉप। यह उत्तर की दिशा तय करता है, यह उत्तर की दिशा तय करता है। तथा परीक्षक को यह संकेत देता है कि तथा परीक्षक को यह संकेत देता है कि आप प्रश्न की मांग ब्रैकेट में डिमांड, प्रश्न की मांग ब्रैकेट में डिमांड को समझते हैं। को समझते हैं। फुल स्टॉप। एक अच्छा परिचय, एक अच्छा परिचय, एक अच्छा परिचय एक अच्छा परिचय 16 से 24 शब्दों 16 से 24 शब्दों ब्रैकेट में अधिकतम अधिकतम 4 पंक्तियों, अधिकतम 4 पंक्तियों में लिखा जाना चाहिए, में लिखा जाना चाहिए। फुल स्टॉप। परिचय को प्रश्न के मांग के अनुरूप, परिचय को प्रश्न के मांग के अनुरूप प्रासंगिक एवं विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, प्रासंगिक एवं विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, प्रासंगिक एवं विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक कॉन्टेक्स्ट समझा जिसके आधार पर अब हम आगे इसमें समझेंगे। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, अभी यहां तक क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग पहले इस पार्ट को थोड़ा सा फिनिश करें, आगे लिखेंगे प्रकार, परिचय के प्रकार। क्या कह रहे हो आकाश? हाँ ठीक है, होने दो। तो हम कह रहे हैं कि अब इसके प्रकार कितने हैं, तो परिचय के प्रकार, कितने प्रकार के परिचय होते हैं, तो हम इनको समझते हैं। तो देखो, अब इसमें एक एक करके हम परिचय के प्रकार लिखेंगे, उनके उदाहरण लिखेंगे, आपको यह भी साथ में बताया जाएगा कि उनका प्रयोग कब करें। अगर आपने आज सावधानी से इस सेशन को अच्छे से फॉलो किया और लास्ट तक फॉलो किया, तो आज आप ये समझ पाएंगे कि क्यों आपको कभी कभी अच्छा लिखने के बाद भी अच्छे अंक नहीं प्राप्त होते हैं, और इस चीज का समाधान आज ही हो जाएगा। हंसा कुमारी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, परिभाषा आधारित परिचय। नंबर 1, परिभाषा आधारित परिचय। प्रकार में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं परिभाषा आधारित परिचय। अच्छा, अब जैसे आपने लिखा, यहीं से आपकी स्किल दिख जाएगी कि आपको पता है कि नहीं। कितने बच्चों ने स्वतः ये वाला इन्वर्टेड कॉमा लगाया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा? अगर नहीं लगाया तो आप समझ लीजिए कि आपके अंक कटने शुरू हो गए।
यूपीएससी में यही सब आपको ध्यान देना है कि कब आपका ध्यान कीवर्ड से नहीं हटा। हम सब कुछ परिचय के बारे में बात करें ना, तो उसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, हेडिंग में भी, बीच में भी। हर बार देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेज में कम से कम 2 बार तो दिखाई पड़ेगा कि नहीं? यस। चलिए, तो परिभाषा आधारित परिचय, इसमें सबसे पहले इसका उपयोग कब करना है, तो ऐसे डैश करेंगे, लिखेंगे कब उपयोग करें। ठीक है, कब उपयोग करें, और नीचे से आप इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखिए कि कब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए जब प्रश्न किसी अवधारणा या सिद्धांत से जुड़ा हो। ध्यान से आपने सुना, अवधारणा या सिद्धांत, इसको अंडरलाइन करो। अब सभी विषयों में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, सभी विषयों में अवधारणाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं। यह डिपेंड करता है कि किसी विषय में कम या ज्यादा हो सकते हैं। नॉर्मली जितने स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको अवधारणाएं ज्यादा मिल सकती हैं, लेकिन जो डायनामिक सब्जेक्ट होते हैं उसमें अवधारणाओं को पहचानना कठिन होता है। अवधारणाएं कम हो सकती हैं, लेकिन उनको पहचानना कठिन होता है, बिकॉज करंट अफेयर बेस पर, करंट अफेयर्स में आपको कभी अवधारणाएं नहीं समझाई जाती। द हिंदू जैसे एडिटोरियल तो तब भी ये काम करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में ये काम होता है, जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता है वहां पे अवधारणाएं समझाई जाती हैं। लेकिन सामान्यतः आपको करंट अफेयर्स में इंट्रोडक्शन समझाने के लिए जो द हिंदू की क्लास हम शुरू करेंगे उसमें इन बातों का ध्यान दिया जाएगा। तो आप लोग ये पहले समझिए कि अवधारणा होती क्या है। जब अवधारणा या सिद्धांत का जिक्र किया हो तो आपको परिभाषा लिखनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए, जब अवधारणा एवं सिद्धांत, तो किन किन विषयों में हमको ज्यादा दिखाई देता है, लिखिए जैसे अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, राजनीति के सिद्धांत एवं पर्यावरण के सिद्धांत नाउ अब आपको यह आइडिया हो गया होगा कि सिद्धांत और अवधारणाएं जहां जहां प्रयोग होती हैं वहां पे हमको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, परिभाषा आधारित। सबसे इंपैक्टफुल तरीका उसका परिभाषाएं होती हैं। जैसे अगर कहीं पे ये पूछा जाए कि मुद्रास्फीति से संबंधित कोई प्रश्न हो या सामाजिक न्याय से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो पहले तो हमें यह चाहिए ना कि हम लोगों को, अपने एग्जामिनर को यह बताएं कि मुद्रास्फीति क्या होती है या सामाजिक न्याय क्या होती है। तो मुद्रास्फीति में जब हम क्या का उत्तर करते हैं, ठीक है, हिंट्स के लिए यहां पे लिखिए, जब हम क्या का उत्तर करते हैं, जब हम क्या का उत्तर करते हैं। अच्छा, फिर मेरे को बताओ किसने क्या को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किया? अगर आपने नहीं किया तो आप इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था ये बात, सोशियोलॉजी की क्लास में कम से कम 3-4 बार ये बात मैंने बोली है। ग्रामर आप हमारे साथ सीख लीजिए, अदरवाइज कोई आपको अलग से सिखाने वाला नहीं मिलेगा। और ग्रामर का रोल कितना होता है, ये आपको एक साधारण उत्तर लेखक से एक प्रासंगिक उत्तर लेखक बना देता है यूपीएससी मेंस में। एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आता है, आसानी होती है, जो विषय वस्तु है वो उस तक बहुत आसानी से, उसके विवेक तक, उसके कॉन्शियंस तक आप आसानी से इंजेक्ट कर पाते हैं जब आप इस तरह की छोटे छोटे टिडबिट्स को समझते हैं। ठीक है, तो हम इसे कब लिखेंगे? जब कोई सिद्धांत या अवधारणा आएगी तो हम इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे उसमें परिभाषा का जिक्र करेंगे। ठीक, कैसे लिखें, अब इसको शुरू करते हैं। आप इसमें दूसरी हेडिंग डालिए, कैसे लिखें। कैसे लिखें, और उसके नीचे एक लाइन में लिखिए, प्रश्न में दिए हुए मुख्य शब्द की
और तेज लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न में दिए हुए मुख्य शब्द की परिभाषा से शुरुआत करें। परिभाषा से शुरुआत करें। अब ऐसे तो बात नहीं समझ में आई, एक काम करते हैं, एक प्रश्न हम लिखते हैं और उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं अपने से इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो आप फ्री हैं, ये सेशन रिकॉर्ड में जाएगा और आपको मिल जाएगा। हमने क्या इंट्रोडक्शन लिखाया, आप वो बात लिखने के लिए बाध्य नहीं है, आप अपने से जरूर ट्राई करो अगर ट्राई करना चाहते हो तो। ठीक है, और फिर हमारे वाले इंट्रोडक्शन से आप इसे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रश्न लिखाऊंगा, जिसको अपने से इंट्रोडक्शन लिखना है लिख लेना, जिसको नहीं लिखना वो मैं लिखाऊंगा, तो आप थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करके सीख लोगे। इस सेशन में हम आपको अवसर देंगे, थोड़ी देर बाद समय भी देंगे 10 से 12 मिनट का, कि आप अपने से इंट्रोडक्शन लिखें, अपने से परिचय लिखें। ठीक है, तो प्रश्न लिखिए, उदाहरण प्रश्न। उदाहरण प्रश्न, एक प्रश्न हम लिखेंगे, आप ये उदाहरण के तौर पर है, सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका लिखना है। लिखिए, भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर चर्चा करें। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर चर्चा करें। भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर चर्चा करें। नाउ जिसको लिखना है इंट्रोडक्शन वो अपने से लिख सकता है। बाकी चूंकि हम यहाँ पे एक मॉडल इंट्रोडक्शन लिखाने की कोशिश करेंगे, जब भी कहीं भी मॉडल लग जाता है तो थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें कई सारी चीजें एक साथ बताने की कोशिश करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन इससे हाफ रहना चाहिए जब आप यूपीएससी मेंस में लिखोगे। चलिए लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, सामाजिक न्याय का तात्पर्य। सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज में संसाधनों अवसरों एवं विशेषाधिकारों के समान वितरण से है। समान वितरण से है। फुल स्टॉप। भारत में यह संविधान द्वारा विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। डन। अब देखिए, आपको पता चल गया कि सामाजिक न्याय जीएस पेपर 2 का पार्ट है, और ये जो इंट्रोडक्शन आपने लिखा ये यूपीएससी के एक आए हुए क्वेश्चन का आधा पार्ट है। ये जो प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, तो ये उदाहरण प्रश्न, ये यूपीएससी में जो एक पहले प्रश्न पूछा गया है ये उसका आधा हिस्सा हमने लिया, क्योंकि हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन पर फोकस करना है इसलिए। ठीक, तो ये है परिभाषा प्रकार का इंट्रोडक्शन, परिभाषा के प्रकार का इंट्रोडक्शन कि कब आपको परिभाषा लिखनी है। तो चूंकि हमको सामाजिक न्याय की अवधारणा या सिद्धांत के बारे में चर्चा करनी थी तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन उसी प्रकार का लिखा। ठीक है, चलिए दूसरी ओर चलते हैं। अगला इंट्रोडक्शन हम जो लिखेंगे वो सामाजिक घटनाओं पर आधारित जो परिचय है वैसा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो दूसरा हमारा होगा सामाजिक घटनाओं पर आधारित। सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचय या इंट्रोडक्शन। ठीक, तो दूसरा हमारा है सामाजिक घटनाओं पर आधारित इंट्रोडक्शन। अब सामाजिक घटनाएं हमको कहां पे मिलेंगे? जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में और एथिक्स के पेपर में। जीएस 3 में कहां पर? जहां पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें होती हैं
वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स वाले मामले में भी हमें इन चीज़ों का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो सामाजिक घटनाओं पर आधारित इंट्रोडक्शन का उपयोग कब करें, तो इसका उपयोग कब करें? कब करें, नीचे लिखिए। जब प्रश्न हाल की घटनाओं से जुड़ा हो। जब प्रश्न हाल की घटनाओं से जुड़ा हो। ठीक। अच्छा, कितने लोगों ने इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाया है? जरा एक बार जोर यस बोल दो बस। हमारे बिना लगाया है? गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे से याद रहेगा। इसके बाद मैं नहीं भी लगाऊंगा तो आपको लगाना है यस और नो। ठीक है, चलिए, तो कैसे लिखें अब जरा ये समझते हैं। ऐसे इंट्रोडक्शन को हम कैसे लिखेंगे, तो दूसरा हमारा इसमें जो पॉइंट है वो कैसे लिखें। ठीक, देखिए, किसी, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ते हैं, योजना मैगजीन पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, भारत सरकार का कोई भी प्रकाशन है, उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें जगह जगह आंकड़ों का जिक्र होता है। द हिंदू उसका सबसे प्रख्यात प्रख्यात और बेहतर सोर्स है, जिसका नाम भी लिखा जा सकता है। तो लिखिए, हाल, किसी हाल की खबर, किसी हाल की खबर ब्रैकेट में, जैसे द हिंदू में प्रकाशित, किसी हाल की खबर ब्रैकेट में जैसे द हिंदू में प्रकाशित, या रिपोर्ट ब्रैकेट में सरकार द्वारा प्रकाशित, कॉमा, नीति आयोग की रिपोर्ट इत्यादि, ब्रैकेट बंद। का उल्लेख करें, का उल्लेख करें, का उल्लेख करें। अब इसका एक उदाहरण प्रश्न लेते हैं। इसका एक उदाहरण प्रश्न लेते हैं, सामने लिखिए। भारत में कृषि पर, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, सारे प्रश्न यूपीएससी में आए हुए ही हैं, उन्हीं को कहीं पे आधा कहीं पे एक तिहाई ही हमने लिया है। ठीक है, भारत में कृषि पर, भारत में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की विवेचना करें, प्रभावों की विवेचना करें। चलिए, इस पे इंट्रोडक्शन आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। लिखिए, नीचे लिखिए इंट्रोडक्शन या परिचय। लिखेंगे, हाल ही में आईएमडी, आईएमडी द्वारा प्रकाशित, द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में, आईएमडी इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप ऐसे आईएमडी लिखेंगे। ठीक है, सो हाल ही में आईएमडी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में असामान्य मानसून, असामान्य मानसून एवं लू, एवं लू, आप लोग जानते हैं ना, लू एक प्रकार की हवाएं होती हैं, सूखी हवाएं। हाँ, मानसून एवं लू की घटनाएं बताती हैं कि, लू की घटनाएं बताती हैं कि जलवायु परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन का भारत की कृषि पर,
जलवायु परिवर्तन का भारत की कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। डन। तो हमने ये समझा कि जो चीजें हाल ही की घटनाओं से संबंधित होती हैं उन पर हमें रिपोर्ट देकर हम अपने इंट्रोडक्शन को अत्यधिक प्रभावी एवं स्कोरिंग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तीसरे प्रकार का इंटरव्यू देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि अगर किसी विषय का प्रसंग हो या कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम हो तब किस प्रकार के इंट्रोडक्शन का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट लिए, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा अगर कोई प्रसंग हो प्रश्न में, तो इन दोनों के केस में एक ही प्रकार के इंट्रोडक्शन लिखे जा सकते हैं। लिखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रसंगात्मक परिचय। परिचय, ठीक। ऐसे मामलों में एक ही प्रकार का इंट्रोडक्शन या परिचय लिखा जाता है। तो इसका उपयोग कब कर सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आप इसे जो है ऐसा रातों रात इस पे कमांड नहीं स्टैब्लिश कर सकते, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप इसमें उत्तर लेखन करेंगे, जैसे मान लो आप टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती हैं। 10-20 उत्तर लेखन करके इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आप लोग ये इंश्योर जरूर करना कि जीएस में आप लोग टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग पूरे सिलेबस में करो, अन्यथा मेंस आपको बहुत बार परेशान करेगा। सो एक बार जाके मेंस को डराइए और बताइए कि हमारी तैयारी है और हमें अंदर लो। उसके लिए आप लोग टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग पूरे यूपीएससी जीएस के सिलेबस में करना। ज्यादातर अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन होता है या जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, आप लोग देखेंगे कि उन्होंने टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग हर साल की है, एक साल नहीं। अभी रैंक 1 शक्ति दुबे से पूछिए, लगातार 3 साल उसने टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग की है। तो कब इसका हम प्रयोग करेंगे, प्रसंगात्मक परिचय का या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित परिचय का? जब प्रश्न का संबंध इतिहास या संविधान के विकास या ऐसे कोई भी विषय या और कोई भी मुद्दा जिसमें आपको एक एवोल्यूशनरी विकासात्मक परिप्रेक्ष्य दिखाई पड़े, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो संविधान का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का ही हो, चाहे वो लोकतंत्र का हो, या किसी ऐसे मामले में जिसमें आपको एक एवोल्यूशन या विकास या एक क्रमिक चरणबद्ध विकास का प्रसंग देखने को मिलता है। लिखिए, जब प्रश्न का संबंध, कब प्रयोग करें? जब प्रश्न का संबंध चरणबद्ध विकास, कॉमा, ऐतिहासिक कालानुक्रम या संविधान के विकास से प्रेरित हो। संविधान के विकास से प्रेरित हो। अच्छा, कैसे लिखें ये भी समझते हैं। कैसे लिखें? उस मुद्दे की ऐतिहासिक या उस मुद्दे की ऐतिहासिक या संवैधानिक पृष्ठभूमि की चर्चा से शुरुआत करें। संवैधानिक पृष्ठभूमि की चर्चा से शुरुआत करें। एक एग्जाम्पल समझते हैं पहले, फिर इसमें लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि महिलाओं का
सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समावेशन क्यों आवश्यक है? तो अब आप इसमें ये लिख सकते हैं, अब आपको पता है कि महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो अचानक नहीं आए हैं, उनका एक क्रमिक विकास हुआ है। तो अब आपको इसको लिंक करना पड़ेगा कि महिला विकास एक किस प्रकार का मुद्दा है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की बहसों के दौरान इस बात को रेखांकित किया कि मैं किसी देश की प्रगति उस देश में महिलाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रगति के आधार पर मापता हूं। ये कथन आप सबको पता था, लेकिन आपने आज तक उपयोग किया? तो हमको ये पता चल गया कि ये जो जानकारी है ना हमारे पास, ये जो सूचना है ना, इसको हम बिना प्रैक्टिस के उपयोग नहीं कर पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के इसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग याद रखना, जो लोग मेंस 500 में हैं वो लोग इन बातों को जरूर याद रखेंगे। आप लोगों के आंसर राइटिंग दोबारा रिवाइज किए जाने वाले हैं 10 जुलाई 11 जुलाई के आसपास से आप लोगों की आंसर राइटिंग फिर से हम शुरू कर देंगे, मोस्ट लाइकली हिस्ट्री से। तो जो लोग हैं वो आप इन बातों को जरूर याद रखेंगे कि आप लोग जो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करें वहां पर इन सिद्धांतों को लागू करें, ठीक है ना। चलिए, तो हम उसकी ऐतिहासिक या संवैधानिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, जिससे हम बता पाएंगे कि ये प्रसंग क्या था। उदाहरण के तौर पर हमने डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट यूज करके महिला अधिकारों संबंधित, अच्छा लोकतंत्र पर कोई प्रश्न हो तो लोकतंत्र क्या हमें अचानक मिला? उत्तर है नहीं। हम 1928 के मोतीलाल नेहरू के उस कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर सकते हैं जो उन्होंने एक संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस पर जो चर्चा की गई थी उनके द्वारा, या हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अपनी बात कही थी, वहां से हम लोकतंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रसंगों को कैसे लिखा जाए, एक हम इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं, वो पॉलिटी सब्जेक्ट का लेंगे। तो उदाहरण प्रश्न लिखिए पहले, उदाहरण प्रश्न। ठीक है, उदाहरण प्रश्न पॉलिटी का लेंगे, लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भूमिका का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब हमको पता है कि नीति निर्देशक तत्व अचानक कहीं से नहीं आ गए हैं, इनका एक बैकग्राउंड है, इनका एक प्रसंग है, इनका एक ऐतिहासिक इनकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या कॉन्टेक्स्ट है हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसा परिचय लिख सकते हैं? आप में से कोई ट्राई करना चाहता है? रैंडम, एनीवन कोई ट्राई करना चाहता है? यस सर, ये तो सर आफ्टर सर ये इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, सीधे बात कीजिए। आपको पता है इंट्रोडक्शन लिखने के लिए केवल 30 सेकंड मिलते हैं, बस इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? एनीवन? चलिए लिखेंगे 1950 में, ये परिचय लिखिए। 1950 में भारतीय संविधान का हिस्सा बने नीति निर्देशक तत्व, डबल कॉमा में लिखिए, नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। ये आयरलैंड को हमने यहां पे आयरिश कहा, आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। आयरिश, एक मिनट, आयरिश संविधान से प्रेरित हैं, ऐसे आयरिश संविधान से प्रेरित हैं, जिनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। एक
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब देखिए यहां पर कल्याणकारी राज्य को अंडरलाइन भी किया जाना चाहिए और डबल कॉमा से बंद करना चाहिए। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, जैसे आप, ये तो एक तो पॉपुलर कथन है कि अगर अर्थव्यवस्था का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो वहां पर आंकड़ों का इस्तेमाल करना एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है अपने इंट्रोडक्शन को शुरुआत करने के लिए। जरा ऐसा एक हम इंट्रोडक्शन ट्राई करना चाहते हैं। तो चौथा हम लिखेंगे आंकड़ों, रिपोर्ट या समिति आधारित इंट्रोडक्शन। आंकड़ों, रिपोर्ट, समिति आधारित परिचय। ठीक है, अब इसका कब प्रयोग कर सकते हैं, तो लिखिए कब प्रयोग करें। ठीक, लिखेंगे जब प्रश्न आंकड़ों या तथ्यों पर आधारित हो। जब प्रश्न आंकड़ों या तथ्यों पर आधारित हो, मतलब उसमें कोई ऐसी बात कही गई हो जिसका संबंध किसी आंकड़े से है। जैसे अगर ये कहा जाए कि भारत में गरीबी बढ़ रही है, इससे संबंधित उपायों की चर्चा करें, तो गरीबी बढ़ रही हमें कैसे पता, कोई आंकड़े आए होंगे ना। जैसे अगर ये कहा जाए कि भारत में महिला हिंसा बढ़ रही है, तो हमको पता है कि एनसीआरबी का डेटा के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि हिंसा बढ़ रही है या नहीं। ऐसी कोई भी बात, अगर ये कहा जाए कि भारत में बेरोजगारी एक बढ़ती हुई समस्या है, तो वहां पर हमको पता है कि बेरोजगारी से संबंधित कोई ना कोई आंकड़े कहीं ना कहीं होंगे, हमें उन्हें तैयार करना पड़ेगा। तो मेंस में तैयार करते समय हमें कुछ इस तरह के बातों का ध्यान रखना होता है। अपने नोट्स में हमें ऐसे आंकड़े डालने होते हैं। यूपीएससी मेंस में आप पिछले 2 या 3 साल तक के आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई सालाना आंकड़े वाले रिपोर्ट की बात की जाए तो। अगर कोई रिपोर्ट जो 10 साल में एक बार आती है या 5 साल में एक बार आती है, तो उसमें हम पिछली रिपोर्ट का डिस्कशन में अपना यूज कर सकते हैं। जैसे अगर जनसंख्या से संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है, तो हम 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज लास्ट हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है पॉपुलेशन का, वो 2011 का है, इसलिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे कैसे, कैसे इसको समझते हैं। किसी रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट कॉमा सर्वे कॉमा समिति द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का उल्लेख करें। द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का उल्लेख करें। अब एक इसका उदाहरण समझने के लिए उदाहरण का प्रश्न लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं। प्रश्न, क्वेश्चन लिखेंगे, भारत में महिला श्रम भागीदारी की स्थिति का, भारत में महिला श्रम भागीदारी की स्थिति का विश्लेषण करें। का विश्लेषण करें। लिखेंगे इसका परिचय कैसे लिखा जा सकता है। लिखिए पीएलएफएस 2023, पीएलएफएस 2023 के अनुसार, अब एक बात बताओ, किसको पता है पीएलएफएस का फुल फॉर्म क्या है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। यस, पीएलएफएस का मतलब होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-2023।
के अनुसार लिखेंगे भारत में महिला श्रम भागीदारी, भारत में महिला श्रम भागीदारी, तो महिला श्रम भागीदारी को डबल कॉमा में लिख के अंडरलाइन करेंगे। भारत में महिला श्रम भागीदारी केवल 27% है, जो गहरे सामाजिक आर्थिक, जो गहरे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती है, गहरे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंकड़ों पर आधारित इंट्रोडक्शन हो गया। कब लिखें हमने ये भी समझा, और आंकड़े ऐसे लिखिए, खास तौर पे सरकारी आंकड़े लिखिए। सरकारी आंकड़े ज़्यादा काम के होते हैं, इसलिए सरकारी रिपोर्ट जब भी कभी द हिंदू में ऐसा कुछ पब्लिश होता है तो उनको छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि कोई रैंडम या अचानक कोई प्रसंग आपके सामने डाल दिया जाए। हमने ऐतिहासिक नहीं कहा, वो ऐतिहासिक भी हो सकता है या गैर ऐतिहासिक हो सकता है, वर्तमान का, जैसे GS4 में, लोक प्रशासन में आजकल की घटनाएं है ना, तो उस पर अगर कोई ऐसा प्रसंग आपके सामने आ जाए, कोई कॉन्टेक्स्ट आ जाए जो करंट का जुड़ा हुआ, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हो, तब हम यहाँ पर किस प्रकार का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हम एक आइडिया इसका लेंगे। तो पांचवा हम लिखेंगे किसी उदाहरण या प्रसंग पर आधारित, किसी उदाहरण या प्रसंग पर आधारित परिचय। ठीक, अब कब इसका उपयोग करेंगे लिखिए। ठीक है, कब इसका उपयोग कर सकते हैं समझते हैं। जब प्रसंग नीति, नैतिकता या निबंधात्मक विषयों से संबंधित हो, मतलब ये कि प्रश्न में आपके सामने किसी उदाहरण को प्रवोक करने की, बढ़ाने की, उत्पादित करने की कोशिश की जा रही है, तब हम ऐसी कंडीशन में किस प्रकार का इंट्रोडक्शन लिखें। तो वहां पर हमें उदाहरण या प्रसंग पर आधारित परिचय देना चाहिए। ठीक है, कैसे? तो लिखिए एक संक्षिप्त, कैसे में एक संक्षिप्त प्रासंगिक उदाहरण या कहानी से शुरुआत करें, या एक संक्षिप्त प्रासंगिक उदाहरण या कहानी से शुरुआत करें। निबंध में भी यही नियम है कि अगर आप ऐसे कोई मामले को पा जाएं, ऐसा कोई आप क्वेश्चन पा जाएं निबंध के लिए, तो वहां पर एक कहानी से अपनी इंट्रोडक्शन की शुरुआत करें। निबंध के लिए हालांकि इंट्रोडक्शन बड़ा होता है, वो हम अलग से निबंध के कार्यशाला में बताएंगे। यहाँ पर हम GS के उत्तर लेखन पर ध्यान फोकस कर रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखेंगे लोक प्रशासन में सहानुभूति से आप क्या समझते हैं? लोक प्रशासन में आप सहानुभूति से क्या समझते हैं? इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे परिचय। जब आप एक जिला कलेक्टर, आप हटा दीजिए,
आप अभी नहीं लिखेंगे। जब एक जिला कलेक्टर एक विकलांग व्यक्ति तक पेंशन पहुंचाने के लिए, एक विकलांग व्यक्ति तक पेंशन पहुंचाने के लिए 20 किलोमीटर तक पैदल चला, 20 किलोमीटर तक पैदल चला, तो उसने सिर्फ कर्तव्य ही नहीं बल्कि गहरी सहानुभूति भी दिखाई, गहरी सहानुभूति भी दिखाई, जो लोक सेवा में एक मूलभूत मूल्य है। तो हमने एक कहानी लिखा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीएम ने 20 किलोमीटर पैदल चला। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा कर्तव्य बोध उसके अंदर है। तो हमने यहाँ पे सहानुभूति को ध्यान में रखकर ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा, कहानी के माध्यम से हमने बताया। तो एग्जामिनर को बहुत आसानी से महसूस हो जाएगा कि अच्छा आप प्रश्न का कॉन्टेक्स्ट समझ चुके हैं कि क्या है प्रश्न की डिमांड। ठीक है। अच्छा, क्या प्रश्न को पूरा दोहरा कर हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं? उत्तर है नहीं, हम प्रश्न को पूरा दोहरा के नहीं लिख सकते। तो क्या प्रश्न को नहीं दोहराना चाहिए इंट्रोडक्शन में? ऐसा भी नहीं है। सर्टेन टाइप के परिचय होते हैं जहां पर प्रश्न से हम शब्दों को लेकर यानी कि थोड़ा सा दोहराव करके अपने इंट्रोडक्शन की पूर्ति करते हैं। तो छठवें प्रकार में हम इसी को समझेंगे कि कब हम जो है प्रश्न के शब्दों को दोहरा कर अपने इंट्रोडक्शन की डिमांड पूरा करेंगे। लिखेंगे प्रश्न को दोहराते हुए, प्रश्न को दोहराते हुए व्याख्यात्मक परिचय, व्याख्यात्मक परिचय। अब इसका हम कब उपयोग करेंगे? जब प्रश्न में विश्लेषण की बात हो। लिखेंगे कब उपयोग करें? जब प्रश्न में विश्लेषण, इसको इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं। जब प्रश्न में विश्लेषण या एनालिसिस की अपेक्षा की गई हो। एक बात मैं आपको फिर से बताता हूं, ये मैंने सेशन मान लो लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको इंट्रोडक्शन आने लगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैथ में अगर फॉर्मूला जान जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मैथ लगा लेने लगेंगे, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपसे बताया कि आप टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग जरूर लिखना। टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग लिखोगे तो दो बातें होंगी, एक तो आपका सिलेबस पूरा होगा, दूसरा आपको टॉपिक के हर कॉर्नर में, हर किनारे, हर कोने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं से भी यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उत्तर लिखने में सक्षम हैं। रैंडम आंसर राइटिंग मत करना। रैंडम आंसर राइटिंग करने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हो तो पहले तो हमें चीजें याद नहीं रहती, दूसरी बात हमें यह भरोसा नहीं रहता कि जो प्रश्न आया क्या हमने उसका उत्तर लेखन कर रखा है कि नहीं। इसलिए आंसर राइटिंग टॉपिक वाइज करना, पूरे सिलेबस में करना, ऐसा ज्यादातर उच्च रैंक पाने वाले लोग करते हैं। तो जब विश्लेषण की अपेक्षा की गई हो तो हम प्रश्न को दोहरा सकते हैं थोड़ा सा। कैसे? नीचे लिखिए कैसे। प्रश्न को अपने शब्दों में, संक्षेप में व्याख्यायित करें, प्रश्न को अपने शब्दों में संक्षेप में व्याख्यायित करें। अब देखिए वहां पे हम प्रश्न से शब्द ले सकते हैं, हूबहू नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अपने शब्दों में व्याख्यायित करें। कब? जब प्रश्न में एनालिसिस या विश्लेषण की अपेक्षा की गई हो। ठीक है, एक उदाहरण प्रश्न लिखते हैं। लिखिए उदाहरण प्रश्न।
लिखिए, क्या आपको लगता है कि भारत में संघवाद, क्या आपको लगता है कि भारत में संघवाद अधिक केंद्रीकृत है, अधिक केंद्रीकृत है चलिए एक परिचय इसका लिखते हैं। भारत में संघीय संरचना पर, भारत में संघीय संरचना पर लंबे समय से बहस होती रही है, लंबे समय से बहस होती रही है कि यह केंद्र की ओर अधिक झुकी हुई है, यह केंद्र की ओर अधिक झुकी हुई है, यह केंद्र की ओर अधिक झुकी हुई है। कॉमा, विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों, विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों एवं राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में, राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर तुलना करनी हो तो हम तुलना कैसे करेंगे, ये हमारा 7th इंट्रोडक्शन होगा, लिखेंगे तुलनात्मक परिचय, तुलनात्मक परिचय। कब इसका उपयोग करें, जब प्रश्न, लिखिए, जब प्रश्न तुलना या द्विपक्षीय विश्लेषण पर आधारित हो, जब प्रश्न तुलना या द्विपक्षीय विश्लेषण पर आधारित हो। लिखेंगे कैसे, जाहिर सी बात है दो चीजों की तुलना करेंगे, लिखिए कैसे में, लिखिए दो चीजों की तुलना करते हुए शुरुआत करें, कैसे में लिखेंगे, दो चीजों की तुलना करते हुए शुरुआत करें। उदाहरण प्रश्न लिखेंगे, भारत एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की तुलना करें, भारत एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की तुलना करें। लिखिए इसका परिचय, हालांकि भारत और ब्रिटेन दोनों ही संसदीय प्रणाली अपनाते हैं, भारत एवं ब्रिटेन दोनों ही संसदीय प्रणाली अपनाते हैं, पर भारत की प्रणाली एक लिखित संविधान, पर भारत की प्रणाली एक लिखित संविधान एवं संघीय ढांचे पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन की प्रणाली एकात्मक एवं अलिखित है, एकात्मक 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 एवं अलिखित है।
चलिए, तो इस तरह से हमने ज़्यादातर प्रकारों के इंट्रोडक्शन समझे। उनका अब उपयोग कब कहाँ किस तरह से करना है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। मैंने आपसे बोला कि 10 20 30 उत्तर लेखन से कुछ नहीं समझ में आता। जब तक कि आप 400-500 उत्तर ना लिखें पूरे साल में, तब तक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ठीक से बैठती नहीं हैं। ठीक, आप लोगों को समय दिया जाएगा कि आप इसे 1 मिनट पढ़ेंगे, 2 मिनट लगी लेना है तो 2 मिनट ले सकते हैं, देखेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको साथ साथ में पूछते चलें। तो अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होंगे, जिनके जहाँ जहाँ पे जिस प्रकार के इंट्रोडक्शन में जो भी डाउट हैं उनको आप लोग पूछेंगे। अब फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनके इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उन पर हम एक क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट इंट्रोडक्शन लिखने में, कहाँ पे हमें क्या दिक्कत आ रही है, कैसे हम समझें, क्या समझें, और किस बिंदु पर ध्यान दें, इत्यादि। राजकुमार। हम्म हम्म देखो, लोक प्रशासन में आप सहानुभूति से आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आपने सिर्फ सहानुभूति को की परिभाषा लिखी तो लोक प्रशासन छूट रहा है, लोक प्रशासन की परिभाषा लिखी तो सहानुभूति छूट रहा है। तो अगर इंट्रोडक्शन में मान लो 1 नंबर मिलने के चांस हैं तो आधे नंबर ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्रसंग लिखा जिसमें दोनों बातें दिखाई दें, इसलिए इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं आपका जो डाउट है वो एकदम उचित है और सही जगह पर है। जैसे अगर आपने लोक प्रशासन की परिभाषा लिखी होती कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे एक लोक प्रशासन की एक विधिवत व्यवस्था है, मान लो ऐसा कुछ लिखते आप, तो आधा नंबर मिल सकता है। या सहानुभूति की परिभाषा लिखें कि सहानुभूति दूसरों के बारे में, तो वो हमको ना GS4 टाइप का आंसर लगता। लेकिन आप समझिए कि लोक प्रशासन में सहानुभूति GS4 में आ सकता है और GS4 में ही आना चाहिए, GS2 में आने के बहुत कम चांस हैं। जब आपने कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट लिया, कोई ऐसा उदाहरण लिखा कि आपने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा कि DM जो है वो विकलांग व्यक्ति तक पेंशन पहुंचाने के लिए उसको 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और वो चला, तो ये क्या दिखाता है कि एक तो DM पेंशन देना ये लोक प्रशासन है, और विकलांग व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उसने 20 किलोमीटर की जो पैदल वो जो चला, वो ये दिखाता है कि उसका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। तो दोनों बातें एक साथ एड्रेस हो गई, यस और नो? फाइन, नेक्स्ट। हाँ, राजकुमार अपना नेक्स्ट पूछे। किसी और का तो नहीं है? नहीं तो राजकुमार को ही मौका देंगे। हाँ बोलो बेटे। सर मुझे 6 वाला वो समझना है, जैसे प्रश्न को दोहराते हुए व्याख्यात्मक परिचय। अब जैसे देखिए, आपको प्रश्न लिखाया गया कि, या कोई भी आप अपने हिसाब से दूसरा भी प्रश्न ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट आपके सामने हम पेश करते हैं और उसमें लिखते हैं, और हम कोई कौन सा किस पेपर से आप देखना चाहेंगे, 1 2 3 4 में? पेपर 4। तो जैसे आपने कि भारतीय समाज में महिला अधिकारों संबंधित समानुभूति का अभाव है, या और कुछ ले सकते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं के संबंध में पुरुषों के व्यवहार में पितृसत्तात्मकता एक नैतिक चुनौती है। आप ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो अब आप देखिए, पितृसत्ता है वर्ड, नैतिक चुनौती दूसरा वर्ड है, ऐसी और या भारतीय समाज भी साथ में है। तो अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं कि पितृसत्ता की परिभाषा लिखेंगे, या समानुभूति की परिभाषा लिखेंगे, या नैतिकता की परिभाषा लिखेंगे, तो आप समझिए कि इंट्रोडक्शन तो है लेकिन अधूरा है। अब यहां पर आप
जो इंट्रोडक्शन है तो वहां से प्रश्न से 2-3 शब्द एक साथ ले लीजिए, जैसे समानुभूति या नैतिकता या पितृसत्ता। तो अगर आप तीसरा प्रश्न लेते हैं तो उसमें पितृसत्ता और नैतिकता एक साथ आएंगे। तो अगर आप दोनों को ले लीजिए, दोनों शब्दों को, और फिर अपना इंट्रोडक्शन बनाइए कि पितृसत्ता स्वभावतः नैतिकता में एक चुनौती है। ऐसा कर सकते हैं कि पितृसत्ता स्वभावतः नैतिकता में एक चुनौती है और इसके कारण भारतीय समाज में महिलाओं के समावेशन, उनके विकास एवं अधिकार में अनेक बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। बराबर है, बन गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो ये सारी चीजों पर कमांड आएगा। नेक्स्ट, राहुल। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब है कि किसी इतिहास के प्रसंग से संबंधित हो या कोई ऐसा विषय वस्तु हो जिसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि वो धीरे धीरे विकसित हुआ है, तो वहां पर आप ऐतिहासिक प्रसंग में उसका रेफरेंस ले सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। एक बार इंटरव्यू में, एक मॉक इंटरव्यू के एक पैनल में मैंने एक बच्चे से पूछा कि अगर आपको ये अवसर दिया जाए कि इतिहास की 3 घटनाओं को आप अपनी कलम से लिख दें और जो आप लिख देंगे वही इतिहास में हो जाएगा, तो आप किन 3 घटनाओं को बदलना चाहते हैं? तो उसने पहला बोला बक्सर का युद्ध, कि वो बक्सर का युद्ध नहीं होने देता। इतिहास बदल देने वाली बात है। बक्सर का युद्ध नहीं होता तो अंग्रेज भारत में कभी राज नहीं कर पाते, ये उसकी सोच है। दूसरा उसने लिखा बाबर का भारत में आक्रमण, कि अगर बाबर का भारत में आक्रमण नहीं होता तो मुगल कभी भारत में राज नहीं कर पाते। और तीसरा उसने लिखा अरब का भारत में आक्रमण। तो इस तरह से उसने अपनी समझ में, अरब ने भारत में पहली बार आक्रमण किया तो इस्लामिक रूल की उसने नींव डाल दी। सिंध जो है वो अरबों के कंट्रोल में चला गया था, राजा दाहिर को हराया था अरबों ने। तो वो 3 घटनाओं का जिक्र करता है। अब मान लीजिए हम इन्हीं में से कुछ ले लेते हैं और ये लेते हैं कि उन घटनाओं का जिक्र करें जिन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं। तो अब आपके सामने अवसर है कि आप कहां से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेना चाहते हैं। आप हो सकता है कि बक्सर से शुरुआत करें, आप हो सकता है कि सिंध पर अरब के आक्रमण से शुरुआत करें, या आप सिकंदर के भी आक्रमण को हल्के मत लीजिए। आप कहां से शुरुआत करते हैं ये आपकी मर्जी है कि किन घटनाओं ने भारत के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव किया। तो आपने एक ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट या पृष्ठभूमि से अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत की। बराबर, आप अशोक के बारे में लिख सकते हैं कि अशोक ने अगर कलिंग पर युद्ध न किया होता तो अशोक को पश्चाताप न होता, पश्चाताप न होता तो धम्म की पॉलिसी न लाता, धम्म की पॉलिसी न लाता तो हमें आधुनिक जो विकसित ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत है वो नहीं मिलता। हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अशोक की ब्यूरोक्रेसी से प्रभावित है, आप सबको पता होगा। हाँ, इस तरह का हम कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। चलो, और कोई क्वेश्चन है? 2 प्रश्न हम मैक्सिमम और ले सकते हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। हाँ, एनीवन? चलिए, हाँ राजकुमार आपका बाकी है, पूछिए। तो मूल्यांकन आता है, नहीं हमें रोकना आता है, तो ऐसे में क्या प्रस्तावना पर कोई इफेक्ट पहुंचता? देखिए, हम उन बारे में उन शब्दों को किसी न किसी दिन परिभाषित करके बता देंगे। वो अपने आप में ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। उसमें जो एनालिसिस, विश्लेषण या मूल्यांकन होते हैं वहाँ पर हम प्रश्न को के शब्दों को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पितृसत्ता और नैतिकता या पितृसत्ता या सहानुभूति, समानुभूति, ऐसे शब्दों को हम साथ में लेकर इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास विकल्प होता है। ठीक है, बाकी जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट उस तरह से आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। चलिए, चलो तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। और वर्कशॉप का बेसिक रूल है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। हम आपको कुछ प्रश्न बोलेंगे, आप प्रश्न लिखेंगे, आपको 10 से 12 मिनट का समय दिया जाएगा। और नॉर्मली 1 मिनट लगता है कि इंट्रोडक्शन में, आप 2 मिनट लीजिए, लेकिन आप सब लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे
और हमको भेजेंगे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में, सब बच्चे भेजेंगे। एंड जो बच्चे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में नहीं है वो हमको व्हाट्सअप में भेजेंगे। एंड जिसके पास नंबर नहीं है वो क्लास में बोल के नंबर ले लेना, ठीक है। चलिए प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हम आपको सब्जेक्ट भी साथ में बता देते हैं, तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए ऊपर या नीचे कहीं भी पर्यावरण लिखेंगे। भारत में पर्यावरणीय न्याय की आवश्यकता पर चर्चा करें। सारे प्रश्न यूपीएससी के हैं, बट ये पूरे पूरे नहीं है। क्यों? हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है, इसलिए लिखेंगे प्रश्न, भारत में पर्यावरणीय न्याय की आवश्यकता पर चर्चा करें। दूसरा है संविधान, दूसरा है संविधान पर। क्वेश्चन दोबारा बोलो। दोबारा मत बोलना आप, ठीक है। तेजी से लिखिए। भारत में पर्यावरणीय न्याय की आवश्यकता पर चर्चा करें। नेक्स्ट, भारत में, हम दूसरा पॉलिटी पर लिखने वाले हैं, संविधान पर, राजनीति पर। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व के बीच संतुलन की विवेचना करें। एवं उत्तरदायित्व के बीच संतुलन की विवेचना करें। तीसरा अर्थव्यवस्था से है। एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कॉमा, एमएसएमई, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कॉमा, स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। चौथा कृषि पर लिखेंगे, स्मार्ट कृषि भारत में टिकाऊ उत्पादन का आधार बन सकती है, कॉमा, चर्चा करें। नेक्स्ट हमारा GS4 नैतिकता पर है। नेक्स्ट हमारा GS4 नैतिकता पर है। नैतिक नेतृत्व एक आदर्श प्रशासक की पहचान है। नैतिक नेतृत्व एक आदर्श प्रशासक की पहचान है, कॉमा, स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। नंबर 6, लोक प्रशासन से, यानी कि गवर्नेंस। लिखिए प्रश्न, सुनवाई का अधिकार एक प्रभावी लोक प्रशासन की नींव है। एक प्रभावी लोक प्रशासन की नींव है, कॉमा, विवेचना करें, विवेचना करें। नेक्स्ट नंबर 7, ये IR से है। भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में, भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में, डबल कॉमा में लिखेंगे, नेबरहुड फर्स्ट की नीति, नेबरहुड फर्स्ट की नीति
प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें, कि प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें। आपके पास 7 यानी कि 7 प्रश्न हैं जो कि अलग अलग एरियाज के हैं। 7 प्रश्नों के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, अधिकतम 15 मिनट। 15 मिनट में ही आप सभी लोग आंसर राइटिंग वाले हमारे ग्रुप में टेलीग्राम में उसमें भेजेंगे, और जिन बच्चों के पास आंसर राइटिंग का एक्सेस नहीं है वो हमें व्हाट्सएप में भेजेंगे। देन इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करके इस सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोग स्टार्ट करें उससे पहले समझ लीजिए ये उत्तर लेखन में होने वाले सेशन का पहला पार्ट है। इसके बाद कम से कम 2 या 3 सेशन और आएंगे जिसमें हम कीवर्ड्स, मुख्य भाग इत्यादि को किस तरह से लिखें, कौन कौन सी टेक्निक होती हैं ज़्यादा नंबर लेने के लिए, तो उन सब का हम उन सब पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग आज इंट्रोडक्शन पे अपनी बात पूरी करिए। आपका समय शुरू होता है अब। आपको मिलते हैं पूरे 15 मिनट। टाइम अप। चलिए, हमारे पास आ चुके हैं कई सारे। आकाश, अपना पहला इंट्रोडक्शन। हेलो, स्टॉप, डन। राहुल मिश्रा लास्ट इंट्रोडक्शन है, जिसके बाद किसी और का नहीं पढ़ा जाएगा। चलिए, आकाश। हाँ, पहले क्वेश्चन के इंट्रो अपना पढ़िए, आप परिचय पढ़िए। भारत में बढ़ते इंडस्ट्रियल तथा सामाजिक आर्थिक संरचना विकास के कारण बढ़ते प्रदूषण पर्यावरण को हानि पहुंचाते रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो गई। ओके, कोई और जिसको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का इंट्रो उसने ज़्यादा बेहतर लिखा है? अंजलि यादव, बताएं। मैंने लिखा कि पर्यावरणीय न्याय की बात पहली बार 1990 में अमेरिका से उठाई गई, क्योंकि फिर 1990 में पेप्सी बाजार को भारत में ओपन किया गया, जिससे औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा मिला। बेटा इसमें सामाजिक न्याय मिसिंग है। आकाश ने स्वास्थ्य की बात छोड़कर उस चीज को इंक्लूड किया है, उसका इंट्रोडक्शन सही है। इस मामले में आपके इंट्रोडक्शन में सामाजिक न्याय की बात मिसिंग है। मिसिंग है कि नहीं, आप खुद से इस बात को कंफर्म करो। अच्छा, सर, पर्यावरणीय न्याय की बात पहली बार 1990 में अमेरिका से उठाई गई, जब पर्यावरण संरक्षण को मानवाधिकार और सामाजिक न्याय से जोड़ा जाने लगा। 1990 में वैश्विक बाजार को अनुमति दी गई, जिसके कारण औद्योगिक और शहरीकरण को बढ़ा और संसाधनों का मिसयूज हुआ। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी, जिसमें विकास को अपनाया गया, जो पर्यावरणीय न्याय की नींव रखता है। इसमें वर्ड्स कितने हैं, एनी आइडिया? वर्ड लिमिट मोर देन डबल है, ये उचित नहीं है। इसको दोनों पहलुओं को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, और कोई एक हम और सुनेंगे, किसी और ने बताना। राजकुमार मिश्रा, हाँ। पर्यावरणीय न्याय का तात्पर्य हमारे देश की प्रदूषण को केंद्रित करता है, जिसमें पेड़ों को काटा जाता है, जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता समान नहीं रह पाती। नॉट बैड, ठीक है। और कोई, मतलब इसमें प्रिया, आप दूसरे प्रश्न को पढ़िए। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व के बीच संतुलन की विवेचना करें। भारत में को इसलिए स्वतंत्र रखा गया है ताकि कार्यपालिका की मनमानी कानूनों पर अंकुश लगाया जा सके तथा यह बिना पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। गुड, निश्चित अच्छा है। और कोई? राहुल। भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवहार करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वह विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। किंतु यह स्वतंत्रता होती है जब उसके साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा हो। कितने शब्द हो गए? सर 35 के आसपास।
नॉट ओके। जब भी आप 4 लाइन से ज़्यादा आगे जाओगे तो गड़बड़ होगा ही। और कोई क्वेश्चन नंबर 2 का? जीनल, ठहरो। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करने का अधिकार है, परंतु न्यायपालिका का क्षमता देश और व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुछ दायित्व भी है। नॉट सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। और कोई? नॉट राजकुमार, नॉट आकाश। और कोई? हाँ, गीता। गीता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक अच्छी लोकतंत्र व्यवस्था को दर्शाती है, वही उत्तरदायित्वता इन्हें नागरिक के प्रति जिम्मेदार बनाती है, जैसे भारत की लोकतंत्र व्यवस्था। इसमें कुछ कमी है। आपको आर्टिकल 124 का नाम डालना चाहिए, आर्टिकल 50 डालना चाहिए। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी कहता है ना कि जुडिशरी जो है वो कार्यपालिका से अलग होगी, तो इनका इनका जिक्र करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कौन आएगा? नॉट प्रिया, नॉट आकाश। जीनल, हाँ रुको 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 भाई, जीनल को मौका देते हैं। जीनल, प्रश्न पढ़िए। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के स्पष्ट करें। वर्ष 2023-24 में एमएसएमई ने भारत में 45.33% लोगों को रोजगारी प्रदान की है, जो अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाने के सकारात्मक प्रभाव है। गुड, वेरी गुड। और कोई इससे अलग किसने लिखा है? आकाश। तो भारत की जीडीपी का करीब 30% से अधिक तथा देश की कुल निर्यात का 50% एमएसएमई अकेले कवर करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में इसकी जड़ें गहरी है। चलिए, आइडिया ठीक है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और आप लोग देखो कि कैसे आपने कॉन्टेक्स्ट को पकड़ लिया, तो आपकी इंट्रोडक्शन में जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा वेट आने लगा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में और कोई? नॉट प्रिया। और कोई? ऑब्वियस चॉइस प्रिया। हाँ प्रिया, चलो। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को बढ़ावा देने की कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। इससे हमने ये बताया कि एमएसएमई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन आएगा? क्वेश्चन नंबर 4, नॉट प्रिया, राजकुमार। हाँ राजकुमार, देन अंजलि। स्मार्ट सिटी कृषि भारत में टिकाऊ उत्पादन का आधार बन सकती है। स्मार्ट सिटी ब्रिटेन की देन और इसके अधीन चलाई जाने वाली एक नई तकनीक सुविधाओं से देखी जा सकती है, जो उत्पादन को प्रभावित करती है। बस ठीक है, बट थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि और कुछ मांग रहा है। अंजलि, भारत में स्मार्ट कृषि तकनीकी आधारित प्रणाली है, कम पानी उर्वरक और कम श्रम में अधिक और पर्यावरण संवेदनशील उत्पादन देती है। ओके ओके। अब प्रिया आप बताओ। टिकाऊ कृषि से तात्पर्य दीर्घकालिक उत्पादन तथा संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग एवं पौष्टिक के बीजों का प्रयोग, जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक हो और टिकाऊ हो। अच्छा है, गुड। नेक्स्ट अलग है, बताना चाहते हैं, बताइए। इससे फसलों की कटाई, बुआई तथा जुताई में आसानी हुई है, जिससे कृषि में गुणवत्ता सुधरी है तथा इसने लोगों को बेरोजगार भी किया है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन से बचेंगे, इसमें 2-3 एरर हैं, बात करेंगे इस बारे में। जीनल, 5वां। नैतिक नेतृत्व एक आदर्श प्रशासक की पहचान है, स्पष्ट करें। सदैव जिला कलेक्टर शहर में हुए दंगे को रोकने हेतु अपनी जाति के लोगों का साथ न देकर नैतिकता का पालन करके दंगे को रोकता है, तो ये एक आदर्श प्रशासक की पहचान है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट और कोई? पलक गोयल। हाँ, एक कुशल जिलाधिकारी द्वारा बिना किसी पक्षपात या जाति, लिंग, धर्म के समान निर्देशन करना। वेरी गुड।
वेरी गुड, छोटा है लेकिन ठीक है, एस्पेक्ट आ गया तो इंट्रोडक्शन है। और कोई? राजकुमार। जिला कलेक्टर अपने सभी कर्मचारियों के बीच किसी या कानून के संचालन हेतु नेतृत्व करता है, जो कि उन्हें आपात स्थितियों में छुट्टी की सुविधाओं की मुहैया कराता है। चलिए, नैतिकता का एंगल आपने पकड़ा, गुड, ठीक है, इस तरह चलता है। प्रिया, आप 6वें क्वेश्चन की शुरुआत करो। सुनवाई का अधिकार एक प्रभावी लोक प्रशासन की नींव है, विवेचना कीजिए। सुनवाई या निर्णय एक प्रभावी प्रशासन की नींव है, क्योंकि निर्णय तार्किकता और समानता एवं नैतिकता पर आधारित होती है। ठीक है, और कोई? पलक। बोलो पलक। पलक। ये कथन सत्य है कि लोग प्रशासन में सुनवाई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। ओके, थोड़ा सा और इसे एक्सपेंड करना चाहिए था और बढ़ाना चाहिए था। और कोई? जीनल। सूचना प्राप्त करने का अधिकार ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। बेहतरी सूचना सुनवाई का अधिकार लोगों और लोक प्रशासन दोनों की जागरूकता एवं पारदर्शिता को प्रदर्शित करता है। नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट से भटक गया। देखो, सूचना आपको जोड़ना, आपको अपनी लास्ट वाली लाइन में जोड़ना चाहिए था। ये पारदर्शिता पे प्रश्न नहीं है, ये जवाबदेही पर प्रश्न है। इससे ये पता चल गया एग्जामिनर को कि आपने प्रश्न मिस कर दिया। अब आपको नंबर काफी कम मिलते हैं इसमें। आकाश, क्या लिखा है बेटा? तो लोक प्रशासन में कोई किसी भी तबके से क्यों न हो, लेकिन उसके प्रति सरकारी अधिकारियों की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही उतनी ही होनी चाहिए जितनी सबके प्रति है। चलो, आपने जवाबदेही वर्ड यूज करके अपने आप को बचा लिया, बस इतनी सी बात है। लेकिन है भटका हुआ है ये भटका हुआ इंट्रोडक्शन दोनों का, ये स्पष्ट नहीं है ना सटीक है। और कोई? प्रिया। मैंने तो पढ़ा था, फिर पढ़ती हूँ। सुनवाई या निर्णय एक प्रभावी प्रशासन की नींव है, क्योंकि निर्णय तार्किकता और प्रामाणिकता और नैतिकता पर आधारित होती है। आपने ना क्वेश्चन नहीं पकड़ा कि प्रश्न जवाबदेही का है। किसी ने समझा इसको कि हाँ, वो आपको जवाबदेही पर जोर देना है। देख लीजिए, ये गलतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन शुरुआत करेगा? एक मिनट पहले सुन लो। एक इसका मान लो हमें बताना हो तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि प्रशासन में जवाबदेही तभी संभव है जब नागरिकों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। ठीक है, दिल्ली में मोहल्ला सभा, जन सुनवाई, ये नागरिक की प्रशासन में सहभागिता के उदाहरण है। तो हम जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं ना, उसका एग्जाम्पल भी हम इंट्रोडक्शन में लेके आए। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। 7वां नंबर आकाश शुरू करिए। हाँ, राजकुमार को डाउट है, बोलो बेटा। हाँ, डाला तो सब पूरा एग्जाम्पल ही इंट्रोडक्शन में हो सकता है, हमने लिखाया उसको कि पूरा उदाहरण ही हमने डाल दिया इंट्रोडक्शन में। ठीक है, हाँ। भारत में पड़ोसी देशों के संबंध में नेबरहुड फर्स्ट की नीति की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें। गुड। भारत नेबरहुड फर्स्ट की नीति से अपने पड़ोसियों से व्यवहार बनाए रखकर तथा अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में तथा सबका साथ सबका विकास के साथ सारे बिम्स्टेक आसियान जैसी संस्थाओं का निर्माण किया है। देखो, सबका साथ सबका विकास हमारी घरेलू नीति के लिए है, विदेशिक नीति के लिए नहीं। ये लिखना आपको, आपके ऊपर का इंट्रोडक्शन की जो लाइन है वो सही थी। बाद वाला ये वर्ड यूज करना आपको ये स्पष्टता की कमी दिखाता है कि हमने ये जो वर्ड यूज किया ना, सबका साथ सबका विकास, इसका इस यूज हमने सही नहीं किया, बस ये बात है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। कोई और? प्रिया। भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है तथा सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, जैसे कि नेपाल के साथ छोटी बेटी का संबंध। बहुत अच्छा, ये चलेगा, ये इस तरह ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और समावेशी बनाने के लिए आपको आसियान, सार्क, बिम्स्टेक इनका नाम डालना चाहिए था। ठीक है, और कोई? लास्ट। जीनल।
भारत ने आजादी के बाद से ही अपने आप में स्वतंत्र रहकर दूसरों की सहायता करने हेतु और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और अपने साथ साथ अपने पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता। उससे लास्ट में आपने थोड़ा संभलने की कोशिश की, लेकिन ऊपर आपको पहली 2 लाइनों में भटकाव दिखाई देता है, जो कि इंट्रोडक्शन के लिहाज से उचित नहीं है। एक चीज़ समझिए, ये बॉयज़ तुम थोड़ा देर से समझोगे, गर्ल्स जल्दी समझ लेंगे कि अगर लिपस्टिक नाक में, काजल होंठ में लगाया जाए तो ये आपको खूबसूरत नहीं बनाते। तो इसलिए इंट्रोडक्शन परिचय होता है, उसमें ऐसी गलतियां ना करें, थोड़ा सा वर्क करें। इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नंबर अच्छे मिलेंगे और अच्छी रैंक आएगी। हिंदी मीडियम में रिजल्ट लाना है, यस और नो? मुझे तो पता नहीं चला कि आपको क्या इरादा है। एक बात मैं फिर से पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं मतलब थोड़ा श्योर नहीं। हिंदी मीडियम में रिजल्ट लाना है, उसके लिए आपको बारीकी से काम करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए आप लोग अच्छे से इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करना। कल संडे है तो आपके पास पर्याप्त समय भी होगा कि आप इंट्रोडक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है? एंड कोई कमी ना रखें। ये सेशन आपको मिल जाएगा और इस सेशन से संबंधित एक PDF आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आज हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके बारे में उसका पूरा विवरण उसमें होगा, वो मिल जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को सीरियसली फॉलो करना। इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं, आपको इसका वीडियो लिंक मिल जाएगा एंड PDF में पढ़ सकते हैं जो चीज़ें आपको बताई गई, उनके आइडियाज़। और अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई आइडियाज़ आप हमको शेयर करना चाहते हैं, ठीक, तो आप आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में अपने मैसेजेस सब लोग भेज सकते हैं, ठीक है? आंसर राइटिंग वाला ग्रुप डिस्कशन के लिए हम थोड़ा थोड़ा ओपन करते हैं, बहसबाजी नहीं करेंगे, किसी को टैग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो आप अपनी बातें कह सकते हैं तो आंसर राइटिंग वाले टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ तभी जब आपको मुझसे डिस्कशन करना है। आपको अपने टीम में डिस्कशन करना है तो आपके पास डिस्कशन के टेलीग्राम में दूसरे ग्रुप्स हैं। अगर आपको अपने टीम के अलावा नोट्स मेकिंग का डिस्कशन करना है तो वो नोट्स मेकिंग के ग्रुप्स अलग हैं। लेकिन जब भी कोई डिस्कशन आप मुझसे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आंसर राइटिंग पे डिस्कस कर सकते हैं। मैसेज स्पष्ट है? चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। और अब आकाश अगली बार तो हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन की तैयारी करेंगे 10 से 12 दिनों बाद, मे भी 15 दिनों बाद। आप लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा काम करेंगे, आंसर राइटिंग जब भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अच्छा करिए। याद रखिए कि आपको ऑल इंडिया टॉप 100 में रहने का प्रयास करना है और उसके लिए ये ध्यान देना है कि हम इंट्रोडक्शन में एक शब्द की भी गलती ना करें। मैसेज क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अपना ख्याल रखिए।